हेडलाइंस आपने जानी, आगाज में बताएंगे। इंतखाबी अमल साफ और शफाफ होगा, किसी ग्रुप की हिमायत या मुखालफत नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। अनवारुल हक काकड़ ने तुर्क टीवी को इंटरव्यू में कहा कि हर सियासी जमात के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पुरअमन एहतजाज बंदी हक है मगर पुरतशद्दुद मुजाहरों की इजाजत नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई को हटाने के बयानिए पर यकीन नहीं रखता। चेयरमैन पीटीआई खुद ही अमेरिका से मुताल्लिक साजिश के बयानिए से पीछे हट गए हैं। कई सालों से सिविल इदारों की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। पाक फौज मुनज़्ज़म इदारा है, मजबूरी में मदद लेना पड़ती है। पाकिस्तान खुद मुख्तार रियासत है, अपने फैसले अवाम के मफाद में करते हैं। पाकिस्तान ने सरहद पार हमले रोकने के लिए कई इक़दाम किए। अमल साफ और शफाफ होगा, किसी ग्रुप की हिमायत या मुखालफत नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। अनवारुल हक काकड़ ने तुर्क टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि सियासी जमातों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पुरअमन एहतजाज बुनियादी हक है मगर पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई को हटाने के बयानिए पर यकीन नहीं रखता। चेयरमैन पीटीआई खुद ही अमेरिका से मुताल्लिक साजिश के बयानिए से पीछे हट गए हैं। और यहाँ पर खबर शामिल करेंगे। स्पेशल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी। अदालत ने एफआईए को जल्द चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने अडियाला जेल जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान बयान दिया है कि स्पेशल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अब्दुल हसन ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अटक जेल में साइफर केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम में शामिल लतीफ खोसा, नईम पंजौता, बैरिस्टर सलमान सफदर और उमैर नियाजी अदालत में पेश हुए। जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी करते हुए एफआईए को जल्द चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि चेयरमैन पीटीआई के अडियाला जेल जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने बयान में कहा कि अटक जेल में एडजस्ट हो गया हूं, अपने वकला से कहूंगा कि दरख्वास्त वापस ले लें। दूसरी जानिब पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पेश किया गया, जहां अदालती अमले ने उनकी हाजिरी लगाई। बाद अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के भी जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी। रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि उनकी नीयत और दामन साफ है और वो बेकसूर हैं। अदालत पेशी के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अगर पीटीआई को इलेक्शन ना लड़ने दिया गया तो इलेक्शन बेमायने हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर मुतमईन है, नीयत साफ है, दामन साफ है, बेकसूर है। अल्लाह बेनियाज है, वो जब चाहे दिन बदल सकता है, वो जब चाहे फैसले पलट सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ नकरदा गुनाहों की सजा पा रही है, फिर भी अदल और इंसाफ तुझसे उम्मीद पा रही है। अगर पीटीआई पर इलेक्शन ना लड़ने दिया गया, इलेक्शन बेमानी हो जाएगा, वक़्त हो जाएगा, उस इलेक्शन की कोई अहमियत खत्म हो जाएगी। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बाद मुल्क में नई सियासी जमातें होनी चाहिए। आज नई जमात की ज़रूरत है और जगह भी। साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग की सियासत से मुतमईन नहीं हूँ। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा रुकावट थे तो हुकूमत छोड़ देते, रास्ते का तयन करें फिर इलेक्शन में जाएं, वरना इलेक्शन इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। नून लीग का बयानिया बड़े वाज़ेह है। पाकिस्तान को वापस 24वीं मईशत बनाना है। अगर अवाम ने मौका दिया तो नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान वापस तरक्की करेगा। पीडीएम की हुकूमत संभालने से पहले पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा 100% था। बैनुल अक़वामी और कुछ अंदरूनी क़ुव्वतें पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहती थीं। हमारी जंग पाकिस्तान को बचाना था। हमारा ये नैरेटिव है कि जो 2013 से लेके 2017 तक पनामा और डॉन के ड्रामों से पहले और कॉन्स्पिरेसी से पहले जो पाकिस्तान जो यानी जहां पहुंचा था मौशी तौर के ऊपर, दुनिया की 24वीं मईशत बना, 24वीं मईशत की तरफ लेके जाना है। और ये काम मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून कर चुकी है। और इंशाअल्लाह अगर कौम ने
عوام نے اللہ کے فضل و کرم سے موقع دیا، میاں نواز صاحب کی قیادت میں دوبارہ پاکستان اسی طرف واپس جائے گا۔ 2013 میں الیکشن سے پہلے پاکستان ڈکلیئر ہو چکا تھا میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری، ایک دنیا کا کوئی ادارہ ایک ڈالر بھی بجٹ یا پروگرام لینڈنگ جسے کہتے ہیں وہ نہیں دے رہا تھا۔ اس دفعہ پاکستان کو ڈیفالٹ یعنی بنانے کا یا ڈیفالٹ ہونے کا 100% خطرہ تھا، اور پاکستان کو کچھ قوتیں بین الاقوامی اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر بھی ملک دشمن قوتیں وہ پاکستان کو سری لنکا بننا دیکھنا چاہتی تھی۔ ہمارا اس وقت جو یہ ایک جو حکومت آئی تھی، اس وقت ہمارا جو جنگ تھی وہ پاکستان کو بچانا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک بھی جو بانڈ تھا، 1 بلین بانڈ جو کہتے تھے پاکستان دے ہی نہیں سکتا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک سینٹ اس کا واپس کیا، وقت سے پہلے 2 دن واپس کیا۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے لندن میں 4 روز قیام کے بعد پاکستان کے لیے اڑان بھر لی۔ مریم نواز جمعرات کو الصبح لاہور سے نجی ایئر لائن کے ذریعے لندن روانہ ہوئی تھی۔ مریم نواز لندن میں اپنی رہائش گاہ ایون فیلڈ ہاؤس سے ہیتھرو ایئرپورٹ روانہ ہوئیں، جہاں سے وہ براستہ دبئی وطن واپس پہنچیں گی۔ مریم نواز 21 اکتوبر کو نواز شریف کی پاکستان واپسی پر ان کے استقبال کے انتظامات اور تیاریوں کی نگرانی کریں گی۔ انہوں نے لندن میں 4 روزہ قیام کے دوران نواز شریف، شہباز شریف اور اسحاق ڈار کے علاوہ مختلف وفود سے ملاقاتیں کی۔ ذرائع کے مطابق سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے وطن واپسی روانگی سے قبل بھی حسن نواز کے دفتر میں اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کی گرفتاری کے لیے تیار ہیں۔ ایک ملزم کو جہاز سے گرفتار کرنے کے لیے کوئی بڑی فورس نہیں چاہیے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے وطن واپسی پر نواز شریف کی گرفتاری کا عندیہ دے دیا۔ کہا نواز شریف خود بھی گرفتار ہی ہونا چاہیں گے۔ ایئرپورٹ حساس جگہ ہے، کسی مجمع کے آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کے قائد نواز شریف کی گرفتاری کے لیے تیار ہیں۔ ایک ملزم کو جہاز سے گرفتار کرنے کے لیے کوئی بڑی فورس نہیں چاہیے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے وطن واپسی پر نواز شریف کی گرفتاری کا عندیہ دے دیا۔ اور اہم خبر یہاں پر شامل کریں گے، رانا ثناء اللہ خان نے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے بیان کو حد سے تجاوز قرار دے دیا۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ سرفراز بگٹی صاحب بیان دینے سے پہلے وزیر داخلہ شیخ رشید کا انجام دیکھ لیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے بیان کو حد سے تجاوز قرار دے دیا۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ سرفراز بگٹی صاحب بیان دینے سے پہلے وزیر داخلہ شیخ رشید کا انجام دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف سازش کا خمیازہ عوام اور ملک نے بھگتا ہے۔ نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیس بنا کر ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ نواز شریف پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نیچے عوام کی فورس ہے۔ سرفراز بگٹی نواز شریف کے بارے میں بیان بازی سے اپنا قد بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ نواز شریف جیلوں اور فورس کا سامنا کر چکے ہیں۔ نواز شریف کی فکر چھوڑیں، اپنے کام پہ توجہ دیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نواز شریف نے ایئرپورٹ سے 21 اکتوبر کو کہاں جانا ہے، وزیر داخلہ وفاق کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ عوام کا فیصلہ ہوگا۔ نواز شریف ہمیشہ کی طرح عدالتوں میں قانون کے مطابق تقاضے پورے کریں گے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بیان سے متعلق مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اب تک فیصل ابراہیم سے۔ جی فیصل ابراہیم، آگاہ کیجیے گا، مزید کیا کہنا تھا رانا ثناء اللہ کا؟ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے بیان کو حد سے تجاوز قرار دے دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سرفراز بگٹی صاحب بیان دینے سے پہلے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا انجام دیکھ لیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کے خلاف سازش کا خمیازہ عوام اور ملک نے بھگتا ہے۔ نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیس بنا کر ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نیچے عوام کی فورس ہے۔ سرفراز بگٹی نواز شریف کے بارے میں بیان بازی سے اپنا قد بڑھانے کی کوشش نہ کرائیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ نواز شریف جیلوں اور فورس کا سامنا کر چکے ہیں، نواز شریف کی فکر چھوڑیں اور اپنے کام پر توجہ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے ایئرپورٹ سے 21 اکتوبر کو کہاں جانا ہے، یہ وزیر داخلہ یا وفاق کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ عوام فیصلہ کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف ہمیشہ کی طرح عدالتوں میں قانون کے مطابق تقاضے پورے کریں گے۔ جی فیصل ابراہیم لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔
निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर बयान के हवाले से वजाहत, कहा कि उनके बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटकर सियासी रंग दिया गया। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने एक वजाहती बयान में कहा है कि यह बात खुशाइन है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में वापस आना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम का एक बड़ा हिस्सा उन्हें खुशामदीद करने की तैयारियों में मशगूल है। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। चहमगोइयों और मफरूजों से बाहर निकलकर मामलात को हकीकत के आईने से देखना होगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने लाल हवेली सील और रजिस्ट्री मंसूख करने के इकदाम पर बरहमी का इजहार करते हुए वफ़ इमलाक को नोटिस जारी कर दिया है। मतरूका वफ़ इमलाक की जानिब से लाल हवेली सील और रजिस्ट्री मंसूखी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत को बताया गया कि हाईकोर्ट में मतरूका वफ़ इमलाक के साबका इकदाम के खिलाफ एक पटिशन पहले ही ज़ेर उल्तिवा है और मतरूका वफ़ इमलाक ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत तलब की है। जस्टिस जवाद हसन ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर मतरूका वक्फ इमलाक पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्यों ना चेयरमैन वक्फ इमलाक को ज़ाती तौर पर तलब किया जाए। अगली समाअत 2 अक्टूबर को होगी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने आरपीओ को आइंदा समाअत पर शेख रशीद को बाजियाब करा के अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद और दीगर 2 अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस सदाकत अली खान ने की। आरपीओ रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली अदालत में पेश हुए। शेख रशीद की बाजियाबी में पेशरफ्त के हवाले से अदालती इस्तफसार पर आरपीओ ने मजीद 1 हफ्ते की मोहलत तलब की है। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक एडवोकेट ने अदालत को बताया कि 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस दरख्वास्त वापस लेने के लिए खानदान पर दबाव डाल रही है। अदालत ने शेख रशीद के वकील की सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा समाअत पर तलब करने का इस्तिदा दे दिया है और जस्टिस सदाकत अली ने कहा कि आरपीओ रावलपिंडी भी शेख रशीद और दीगर गिरफ्तार अफराद को अदालत पेश करें। अदालत ने मजीद समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए की कमी, डॉलर 290 रुपए से भी नीचे आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर 289 रुपए 86 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए कमी के बाद 292 रुपए पर आ गया है। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान से। जी कामरान, अपडेट कीजिए। जी, करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए की कमी के बाद 290 रुपए की हद से भी नीचे आ गया है। इस वक्त अगर बात की जाए ट्रेडिंग की तो इंटरबैंक में इस वक्त डॉलर जो है 289 रुपए 86 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 290 रुपए 86 पैसे पर बंद हुआ था। इसी तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपए की मजीद कमी के बाद 293 रुपए से कम होकर 292 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मनफी रुझान है। मार्केट 22 पॉइंट्स की मार्केट 70 पॉइंट्स की कमी से 46,322 की सतह पर ट्रेड हो रही है। जी, कामरान चौहान अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल मुंतकली का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई के अटक जेल मुंतकली के तमाम अहकामात नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई को फौरी सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा। मजीद जान लेते हैं, नुमाइंदा अब तक साकिब सैयद से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन को अपडेट करें। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल मुंतकली का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई के अटक जेल मुंतकली के तमाम अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मजीद जान लेते नुमाइंदा अब तक साकिब सैयद से। जी साकिब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि अडियाला जेल मुंतकली के केस पर कल फैसला सुनाया गया था, आज जो है बाकायदा जो है हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील ने इन्हें जेल में वर्जिश की मशीनें फराहम करने की दरख्वास्त की। अदालत वर्जिश के मशीनें फराहम करने के अहकाम जारी नहीं कर सकती। चेयरमैन पीटीआई जेल अवाम के सामने वर्जिश की मशीनें फराहम करने की दरख्वास्त रखें। चेयरमैन पीटीआई के स्टेटस एक अंडर ट्रायल का कैदी का है। इस्लामाबाद अदालतों में अंडर ट्रायल तमाम कैदियों को अडियाला जेल में रखा जाता है।
पंजाब में हुकूमत को अंडर ट्रायल कैदियों की दूसरी जेल मुंतकिली का इख्तियार नहीं, सिर्फ सजा सुनाए जाने के बाद पंजाब हुकूमत कैदियों को दूसरी जेल मुंतकिल करने के इख्तियार रखती है। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने की कोई माकूल वजाहत नहीं। जी हमारे नुमाइंदे साकिब सैयद अपडेट कर रहे थे। 2014 से हमारे पेट्रोलियम मसवाद के ज़खायर में मुसलसल कमी वाक़ हो रही है। ऐसे में बैन-अक़वामी तेल निकालने वाली कंपनियां पाकिस्तान में काम करने से गुरेज़ा हैं। पाकिस्तान में रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ करवाकर पेट्रोलियम मसाइल को हल किया जा सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों की वजूहात और मुस्तक़बिल के लिए लाहे अमल क्या होगा, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान में 90% पेट्रोलियम मसनूआत बरामद की जाती हैं। महज 10% पैदावार पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में 2014 में हमारे पास 100 तेल के कुएं थे और आज 47 रह गए। पाकिस्तान में 14 मिलियन मैट्रिक टन पेट्रोलियम मसनूआत मौजूद हैं, जबकि जरूरत 26 मिलियन मैट्रिक टन से भी ज्यादा की है। जरूरत और पैदावार में ये फर्क दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 2014 से हमारे पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर में मुसलसल कमी वाक़या हो रही है। बैन-अल-अक़वामी तेल निकालने वाली कंपनियां पाकिस्तान में काम करने से गुरेज़ा हैं। 2010 से अब तक 11 बैन-अल-अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में काम बंद करके जा चुकी हैं। बैन-अल-अक़वामी पेट्रोलियम कंपनियों की पाकिस्तान में वापसी मुल्क की तरक्की और महंगाई की शरह को कम करने के लिए नागुज़ीर है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि महंगाई के जरिए अवाम का जीना मुश्किल कर दिया गया। निगरान हुकूमत को इख्तियार नहीं कि वो बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्रम हाशमी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस जमात इस्लामी भरपूर जो है एहतजाज कर रही है महंगाई के हवाले से। वाहिद जमात है जो इस वक्त जो एहतजाज का सिलसिला मुल्क भर में इसको वसी किया जा रहा है। ये जाली महंगाई है, हकीकी नहीं है, ये मसनूई महंगाई है और ये माफियास की वजह से है। बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है और उसका कोई जस्टिफिकेशन हुकूमत के साथ नहीं है। हुकूमत कहती है कि हमारे लॉसेस है, लाइन लॉसेस है और चोरी है और 220 अरब से ज़्यादा पैसा है जो कि लोग मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, सरकार के लोग, उसका बोझ भी आवाम पर है। तकरीबन एक पाकिस्तानी जो बिल अदा करता है वो 5 चोरों का बोझ उठाता है। तो हम यही कहते हैं कि बिलों में 48% जो टैक्सेस शामिल किए गए हैं 15 अक़साम के, उसको वापस ले ले और लोगों से बिजली की असल कीमत ले ले जितना उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो हम जब कहते हैं ना कि आप दलील पेश करते हैं कि डॉलर महंगा हो गया है तो इसलिए हम ये कर रहे हैं, तो जब डॉलर सस्ता हो जाए तो फिर तो आप चीज़ों को सस्ती नहीं करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मसनूई और जाली महंगाई को वापस ले ले, इजाफे को वापस ले ले। जमात इस्लामी जद्दोजहद कर रही हैं गरीब आवाम के लिए, 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए। निगरान हुकूमत का मैंडेट है ही नहीं कि वो महंगाई में इजाफा करे। जब हुकूमत कहती है कि हमारे साथ इख्तियारात नहीं है, तो अगर इख्तियारात नहीं है तो आपने 58 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में क्यों इजाफा किया? तो अगर आप इजाफे का इख्तियार रखते हैं तो कम करने का भी इख्तियार रखते हैं। आवाम ने शोर नहीं मचाया तो बिजली की कीमत में भी ये इजाफा मज़ीद कर रहे हैं। इसलिए IMF के कहने पर ये हुकूमत हर हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी अमीर जमात इस्लामी मौजूद थे। उनका यही कहना था कि दायरे कार को जो एहतजाज किया है उससे वसी किया जाएगा, आवाम को बेदार किया जाएगा और हुकूमत जिस तरीके से महंगाई कर रही है उससे खदशा है कि हुकूमत इस हवाले से रुकेगी नहीं और पेट्रोल 500 तक भी लेके जा सकती है। जी कम अज कम उजरत बोर्ड सिंध ने फैक्ट्री वर्कर्स की उजरत मुकर्रर कर दी है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हुनरमंद वर्कर्स की कम अज कम माहाना उजरत 33,280 रुपये हो गई है, जबकि गैर हुनरमंद वर्कर्स की कम अज कम माहाना उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। जी हाँ, कम अज कम उजरत बोर्ड सिंध ने फैक्ट्री वर्कर्स की उजरत मुकर्रर कर दी है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हुनरमंद वर्कर्स की कम अज कम माहाना उजरत 33,280 रुपये हो गई, जबकि गैर हुनरमंद वर्कर्स की माहाना उजरत कम अज कम 32,000 रुपये मुकर्रर की गई है। तफसीलात जानते हैं लियाकत मुगल से। जी लियाकत।
देखिए जी, कम से कम उजरत का हवाले से जो है बोर्ड ऑफ सिंध ने फैक्ट्री वर्कर्स की उजरत मुकर्रर कर दी है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इतलाक उन्होंने कहा कि 2023 जुलाई से होगा और हुनरमंद वर्कर्स की कम से कम तनख्वाह जो है 33,280 रुपए होगी। गैर हुनरमंद वर्कर की कम से कम तनख्वाह 32,000 रुपए होगी। फैक्ट्री मालकान वर्कर्स को कम से कम उजरत देने के पाबंद हैं। जुल्फकार निजामी जो चेयरमैन सिंध बोर्ड है, उजरत बोर्ड है, उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ 14 दिन के अंदर अगर कोई एतराज़ात है वो जमा कराए जा सकते हैं। कम से कम उजरत अदा करने वालों के खिलाफ कम उजरत अदा ना करने वालों कम से कम उजरत अदा ना करने वालों के खिलाफ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। जी, हमारे नुमाइंदे लियाकत मुगल अपडेट कर रहे थे। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने गोश्त, दाल, चावल के बाद अब सब्ज़ी भी गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर कर दी। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करें तो अपने नुमाइंदे जुनैद फिरोज से। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़कर रख दी है। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई की वजह से आवाम जो है वो शदीद अज़ियत में मुब्तला नज़र आते हैं। सब्जियों की कीमतें जो है वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। डिफेंस के ऐसे ही सब्जी के शॉप पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो जो आलू पिछले कुछ दिनों पहले 80 से 70 रुपये के किलो मिल रहा था, आज वो 100 रुपये उसकी कीमत हो गई। इसी तरह प्याज भी जो है वो 100 रुपये किलो जो है बेची जा रही है। जो टमाटर 100 रुपये किलो बेचे जा रहे थे, आज उसकी कीमत जो है 160 से 170 रुपये किलो जो है वो हो चुकी है। इसके साथ साथ दीगर सब्जियों की अगर बात की जाए तो यहाँ अरबी की कीमत जो है 200 रुपये किलो, और इसके साथ साथ जो है मटर जो है वो जो 200 रुपये किलो बिक रहा था, अब उसकी कीमत 400 रुपये किलो जो है वो हो गई है। इसके साथ साथ भिंडी भी जो है वो 200 रुपये किलो। और अगर बात की जाए लहसुन अदरक की तो लहसुन जो है इस वक्त 700 रुपये, जबकि अदरक जो है वो रिकॉर्ड उसकी कीमत जो है वो देखी जा रही है 1200 रुपये किलो में वो फ़रोख्त की जा रही है। तो शहरियों उनका यही कहना है कि हुकूमत जो है वो इस हवाले से कोई इकदाम नहीं कर रही, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत अगर इकदाम करे तो ये रोज़मर्रा की जो अशिया की कीमतें हैं उनकी तरस में जो है वो आ जाएं। अब जो है वो गोश्त और सब्ज़ी भी जो है गोश्त के साथ साथ सब्ज़ी भी जो है वो उनकी पहुंच से दूर होती जा रही है। तो हुकूमत इस हवाले से जो इकदाम करे ताकि गरीब की दस्तरस में जो रोज़मर्रा की अशिया की जो सब्जियां हैं वो उनकी दस्तरस में आ सकें। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से नेज़ाबाजी के आलमी मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अरशद नदीम ने मुलाकात की है। मोहसिन नकवी ने नेज़ाबाजी चैंपियनशिप के मुकाबले में सिल्वर मेडल लेने पर अरशद नदीम को 30 लाख रुपए का चेक भी दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से नेज़ाबाजी के आलमी मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अरशद नदीम ने मुलाकात की है। मोहसिन नकवी ने नेज़ाबाजी चैंपियनशिप के मुकाबले में सिल्वर मेडल लेने पर अरशद नदीम को 30 लाख रुपए का चेक भी दिया है। वज़ीर आला का मियां चन्नू स्टेडियम के लिए फंड्स की फराहमी का भी ऐलान, जबकि नेज़ाबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेने पर अरशद नदीम को 30 लाख रुपए का चेक दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से खिलाड़ी अरशद नदीम ने मुलाकात की है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अब तक के नुमाइंदे शोएब भट्टी से। जी शोएब, आगाह कीजिएगा। ग्रांड वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से नेज़ाबाज अरशद नदीम की मुलाकात हुई और उसकी जानिब से उनको सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अरशद नदीम से मुलाकात के दौरान उनको चैंपियनशिप में मुबारकबाद दी गई और 30 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। इस हवाले से वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से अरशद नदीम की दरख्वास्त पर मियां चन्नू स्टेडियम के लिए फंड फराहम करने का ऐलान भी किया गया। अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जबकि ग्रांड वज़ीर आला पंजाब का मज़ीर कहता है कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ियों के लिए सलाहियत और एक किस्म के शक शुबा बालातर है। और इसी तरीके से वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में बहुत कम मार्जिन दूसरे नंबर पर आना जो कारगर लम्हा था। इस हवाले से अरशद नदीम का कहना था कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करना मेरा हदफ था, जो हौसला अफजाई पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने उनका शुक्रगुजार थे। इस मौके पर सूबाई आमिर मीर भी मौजूद थे। शोएब भट्टी लाहौर से अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, सिंध में मलेरिया के वार जारी। एक ही रोज में 5185 मरीजों का इजाफा हुआ है, जबकि कराची में डेंगू के मजीद 10 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवामा तहाल सिंध भर में डेंगू केसेस की तादाद 340 हो गई है। अपडेट करें आपको, हैदराबाद डिवीजन में भी 2 केसेस रिपोर्ट किए गए। मसीह जाने तो नुमाइंदा अब तक ज़शान अहमद से। जी ज़शान, आगाह कीजिएगा। जी देखें, डेंगू के वार तो गुज़िश्ता सालों से इस बार कम है, मगर मलेरिया के वार जो है वो इस बार बढ़ते ही जा रहे हैं। एक ही दिन के अंदर 4 से 5 हज़ार केसेस जो हैं वो सिंध भर में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 5185 नए मरीजों का इजाफा हुआ है। मलेरिया के हवाले से हैदराबाद डिवीजन जो है वो सबसे ज्यादा हाई रेट है वहाँ पर मलेरिया का, जहाँ पर 2243 केसेस जो हैं वो एक ही दिन के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं। लाड़काना में 1490 केसेस सामने आए हैं, जबकि मीरपुर खास के अंदर
949 केसेस, सक्खर में 284 केसेस, शहीद बेनजीराबाद में 195, जबकि कराची में केसेस की तादाद सबसे कम है, यानी 25 केसेस जो हैं वो कराची में मलेरिया के हवाले से सामने आए हैं। इसके अलावा डेंगू की अगर हम बात करें तो डेंगू का रेशियो जो है वो पिछले साल की बनिस्बत जो है वो खासा कम दिखाई देता है, और रोजाना की बुनियाद पर जो पूरे सूबे के अंदर डेंगू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो तकरीबन 15 से लेकर 18-20 केसेस तक रिपोर्ट हो रहे हैं, मगर कराची का जो तनासुब है वो सबसे हाई है, तकरीबन 90-95% डेंगू केसेस जो हैं वो सिर्फ कराची से रिपोर्ट हो रहे हैं। जी, ज़िशान अहमद अपडेट कर रहे थे। एवेस्टन इंजेक्शन से मुतालिक तहकीकात के लिए 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। वजीर सप्लाइज्ड हेल्थ केयर कमेटी के कन्वीनियर जबकि वजीर प्राइमरी हेल्थ मुआवन कन्वीनियर होंगे। कमेटी 7 रोज में अपना काम मुकम्मल करके वजीर आला पंजाब को अपनी सिफारिशात पेश करेगी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने एवेस्टन इंजेक्शन से पैदा शुदा सूरत हाल के बारे में 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर कमेटी के कन्वीनियर जबकि वजीर प्राइमरी हेल्थ मुआवन कन्वीनियर होंगे। कमेटी के दीगर अरकान में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी कानून पंजाब और एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर हैं। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर भी कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी इस वाक़े का तमाम पहलुओं से अच्छी तरह जायज़ा लेगी और नाखुशगवार वाक़े के असबाब और वजूहात का तयन करेगी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का बयान। लीगी रहनुमाओं ने निगरां वज़ीर दाखिला को आड़े हाथों ले लिया। साबिक़ वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तनकीद करते हुए कहा कि सरफराज बुगटी साहब जितना सियासी कद है उतनी बात करें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहाँ जाना है यह आपका मसला नहीं है और ना ही यह आपका फैसला। अपनी फोर्स और तैयारी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और अमन फराहम करने के लिए इस्तेमाल करें। नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं जिस पर झूठे केसेस बनाकर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर नाहक सज़ा दी गई। जिस कुर्सी पर थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं उसे ताहयात समझने की गलत फहमी से बाहर आ जाएं। नवाज शरीफ की नहीं मुल्क की फ़िक्र करें। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा। पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज। इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।